एक कपल को नेचुरल प्रेगनेंसी के लिए कितने टाइम तक ट्राई करना चाहिए? अगर आपकी एज 35 ईयर से कम है तो 1 ईयर का टाइम है, 35 ईयर से ज़्यादा है तो इट इज़ 6 मंथ्स। में फीमेल्स को इनफर्टिलिटी का जो दाग है वो हमेशा लगा दिया जाता है। इसके पीछे एक्चुअल सच्चाई क्या है? बहुत बार डॉक्टर्स जिनके पास वो जाते हैं उन्होंने मेल को एडवाइस किया होता है ट्रीटमेंट, लेकिन ही इज सो इनटू द ईगो कि मेरे को ज़रूरत नहीं है, आई एम सो कंफर्टेबल। तो बेस्ट एज आपके हिसाब से क्या है मैरिज की कि प्रेगनेंसी में कोई प्रॉब्लम ना आए? 25 to 32 के अराउंड। फर्टिलिटी का एंड रिजल्ट क्या आईवीएफ ही है? बिल्कुल भी नहीं। सो में एक्चुअली आईवीएफ है क्या? IVF एक वरदान है ह्यूमन साइंस को। आईवीएफ को लेकर ऐसा कौन सा सबसे बड़ा मिथ देखा है? जो सबसे बड़ा मिथ हम देखते हैं, इसमें ट्विंस ही होंगे क्या, लड़का ही होगा। क्या ये भी एक मिथ है कि अल्ट्रासाउंड से प्रेगनेंसी का रिस्क रहता है? जितना भी आज का एविडेंस है उसके मुताबिक अल्ट्रासाउंड इज टोटली सेफ इन प्रेगनेंसी। फीडिंग से कोई ब्रेस्ट कैंसर का भी कोई रिलेशन है? जिन फीमेल्स ने ब्रेस्ट फीडिंग कराया रहता है, ऐसी स्टडीज़ हैं, उनमें कैंसर के चांसेस जो हैं वो काफ़ी कम देखे गए। गुड न्यूज़ कब दे रहे हो? एक ऐसा सवाल जो काफ़ी कपल्स को अंदर से तोड़ देता है, क्योंकि कुछ प्रॉब्लम्स की वजह से कई बार कंसीव नहीं हो पाता और वो प्रॉब्लम शेयर करने में लोगों को शर्म आती है। आज हमारे साथ बहुत एक स्पेशल गेस्ट हैं, डॉक्टर अमीशा डोगरा जी, जिनसे हम इन सवालों के ऊपर जवाब मांगेंगे कि मैक्सिमम टाइम सिर्फ फीमेल को ही रिस्पॉन्सिबल क्यों ठहराया जाता है, क्या इसमें कुछ सच्चाई है, आईवीएफ क्या लास्ट ऑप्शन है, क्या नॉर्मल डिलीवरी सिर्फ किस्मत की बात है। तो ऐसे ऐसे कई क्वेश्चंस जिनका जवाब लेते हुए लोगों को शर्म आती है, वो सभी जवाब हम डॉक्टर अमीशा जी से लेंगे। तो मैम मोस्ट वेलकम आपका हमारे शो में, आपने स्पेशली टाइम निकाला। थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग मी ऑन योर पॉडकास्ट। तो हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं एक बेसिक सवाल से, इनफर्टिलिटी होती क्या है? देखिए, इनफर्टिलिटी है जब हम अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल एक्टिविटी जो है 1 साल से ज़्यादा इन्वॉल्व हैं, लेकिन फिर भी हमें प्रेगनेंसी नहीं हो रही है और हमारी एज जो है वो 35 ईयर से कम है। यही अगर हम 35 ईयर्स के ऊपर हैं और हमें 6 मंथ्स हो गया है अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल एक्टिविटी करते हुए और फिर भी हमें प्रेगनेंसी नहीं हो रही है, तो इसका मतलब है कि हमें अभी जो है एवेल्युएशन की ज़रूरत है। इसको हम एज ए इनफर्टिलिटी तो नहीं बोल सकते, बिकॉज उससे पेशेंट को काफ़ी डिस्ट्रेसिंग लगता है, लेकिन इसका सिंपली मतलब है कि हमें एक हेल्प की ज़रूरत है। ज़रूरी नहीं उसमें ट्रीटमेंट की ज़रूरत हो, मे बी यू जस्ट रिक्वायर कि आपको एक करेक्ट एडवाइस की ज़रूरत है जिससे आप प्रेग्नेंट हो सकते हैं। राइट। सो मैम, एक कपल को नेचुरल प्रेगनेंसी के लिए कितने टाइम तक ट्राई करना चाहिए एक डॉक्टर को विजिट करने से पहले? एटलीस्ट अगर आपकी एज 35 ईयर से कम है तो 1 ईयर का टाइम है, और अगर आपकी एज 35 ईयर से ज़्यादा है तो इट इज़ 6 मंथ्स। ओके। सो मैं एक क्वेश्चन मैं पूछना चाहूँगा जो इंडियन सोसाइटी से रिलेटेड है। मैक्सिमम टाइम ये देखा गया कि इंडियन सोसाइटी में फीमेल्स को इनफर्टिलिटी का जो दाग है वो हमेशा लगा दिया जाता है। इसके पीछे एक्चुअल सच्चाई क्या है? देखिए, हम तो ऐसे पेशेंट्स रोज़ इनकाउंटर करते हैं, राइट। और बहुत बार ऐसा होता है कि जितना भी अभी तक मेरा करियर रहा है उसमें मैंने देखा है कि पेशेंट मेरे पास आती है, जी हम 6 साल से ट्रीटमेंट ले रहे हैं, हम 5 साल से ट्रीटमेंट ले रहे हैं, हम 6 महीने से ट्रीटमेंट ले रहे हैं, उसमें सारी इन्वेस्टिगेशन सिर्फ फीमेल की ही हो रखी होती हैं। और बहुत बार डॉक्टर्स जिनके पास वो जाते हैं उन्होंने मेल को एडवाइस किया होता है ट्रीटमेंट, लेकिन ही इज सो इनटू द ईगो कि मेरे को ज़रूरत नहीं है, आई एम सो कंफर्टेबल, आई एम ओके, आई एम फाइन। एडवाइस होने के बाद भी वो लोग टेस्ट नहीं कराना चाहते बिकॉज दे थिंक देमसेल्व्स कि हम तो ठीक ही हैं। तो ये जो ब्लेम गेम है, एंड इवन द फैमिलीज इनटू द प्रेशर कि नहीं फीमेल में ही कमी होगी, और उसके ये आज के टाइम की बात है। राइट। आई एम नॉट टॉकिंग ऑफ द एरा जब टोटली हम एक बहुत ही मिसोजिनिस्टिक सोसाइटी में हम रहते हैं, लेकिन आज के टाइम पे भी ये बात है, एंड इट हैज़ नथिंग टू डू विद एजुकेशन, इट हैज़ नथिंग टू डू द एरिया यू लिव इन, इट इज़ जस्ट द माइंड सेटअप। कोई सोल्यूशन इसका आपने आज तक कुछ अपने लेवल पे निकालने की कोशिश करी? इसका सोल्यूशन आप ऐसा समझिए कि हम मेल पार्टनर और फीमेल पार्टनर को हमेशा अकेले में बात करते हैं एज एन इनफर्टिलिटी स्पेशलिस्ट। ओके। हम अवॉइड करते हैं कि भाई फैमिली इन्वॉल्व हो जिस टाइम पे हम उन दोनों से बात कर रहे हैं। इससे थोड़ा सा खुल के बातें समझ में आती हैं कि फ़ीमेल के क्या कंसर्न्स हैं और जो मेल है उसके भी क्या कंसर्न है, क्या रीज़न है कि वो टेस्ट नहीं कराना चाहता, और हम उसको समझाते हैं कि इसमें आपको कुछ पेनफुल प्रोसेस नहीं है, यू हैव टू जस्ट गिव योर सीमन सैंपल एंड वी हैव टू जस्ट एग्जामिन, एंड जो भी आपका जो प्रोटोकॉल है हमने उनको एग्जामिनेशन करने का, वो एक लैब का टेस्ट है। तो इससे मैक्सिमम जो है दे डू अंडरस्टैंड। समटाइम ऐसा इशू रहता है कि
थोड़ा सा डॉक्टर्स पार्ट की भी लैगिंग हो जाती है कि आप काउंसिल नहीं कर पा रहे हो। तो थोड़ा सा काउंसलिंग जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करती है, स्पेशली जब हम इनफर्टाइल कपल को ट्रीट करते हैं। तो सिर्फ मतलब मेडिकल चीज़ों को देखने की बजाय हमें काउंसलिंग और थोड़ा साइकोलॉजिकल पार्ट बिल्कुल समझना बिल्कुल, जरूरी डेफिनेटली। है। तो अभी तक आपके एक्सपीरियंस के हिसाब से अगर हम परसेंटेज की बात करते हैं तो क्या परसेंटेज आपने अब तक अपने एक्सपीरियंस में देखी है कि कितने परसेंटेज फीमेल में आपको प्रॉब्लम लगी या कितने परसेंट मेल्स में प्रॉब्लम लगी? जो आज का करंट ट्रेंड्स अगर हम बात करें और जो करंट जो है हमारी स्टडीज़ एंड रिसर्च कहती हैं, उसके अभी के टाइम पे इट इज़ द 50% दैट मेल इज़ रिस्पॉन्सिबल ओके एंड 50% दैट फीमेल इज़ रिस्पॉन्सिबल, और बोथ शुड बी इन्वेस्टिगेटेड व्हेन वी आर ट्रीटिंग द इनफर्टाइल। तो इस इनफर्टिलिटी का मेन रीज़न आपको क्या दिखाई दिया? देखिए, जो इनफर्टिलिटी का जो मेन रीज़न है, जो आप कह लो कि इनफर्टिलिटी का कहने की बजाय अगर हम कहें कि आजकल जो है IVF का जो है ट्रेंड बहुत आ गया है जी। इसका जो रीज़न हम बोलेंगे वो मेन है, एक वन इज़ द लेट मैरिजेस। ओके। सेकेंड थिंग इज़ लेट मैरिज तो है ही है, सेकेंड इज़ देन दे आर प्लानिंग, देन लेट प्रेगनेंसी प्लानिंग। आप ऑलरेडी 33-34 पे मैरिज कर रहे हो, देन यू नीड एटलीस्ट 2 to 3 years कि हम जो है अभी और डिले प्रेगनेंसी प्लान करेंगे, बिकॉज दे हैव नॉट गॉन इन टू द पार्ट ऑफ द मैरिज टिल नाउ। राइट। तो डिलेड प्रेगनेंसी कर रहे हैं, उससे और ज़्यादा डिले आ रहा है। तो जैसे ही उसकी वजह से जो हमारा बायोलॉजिकल क्लॉक है, इवन फॉर फीमेल्स और मेल्स, दैट इज़ बीइंग इफेक्टेड। तो दैट इज़ वन ऑफ द मेजर रीजंस। एंड जो एनवायरमेंटल फैक्टर्स चेंज हो रहे हैं, दैट इज़ ऑल्सो वन ऑफ द मेन रीजंस। जैसे कि आप कह लीजिए कि पॉल्यूशन इतना हो गया है, दैट इज़ ऑल्सो इफेक्टिंग। जो लाइफस्टाइल चेंजेस आ गए हैं, स्मोकिंग इज़, you can say every second person is smoking nowadays. Right. Even females are into smoking nowadays. Females are into alcohol nowadays. Earlier it used to be the only male partner. So all these things actually is giving a lot of impact on infertility. And moreover, now females are into so much of work pressure as well. They are ambitious, they are into careers. So they are under so much of stress, and ultimately this stress is affecting the hormonal cycle of your body, and ultimately you are infertile. राइट। सो मैम, इसके अंदर एक कॉन्ट्राडिक्टरी चीज़ आती है कि पहले अगर सिर्फ मेल अल्कोहल ज़्यादा लेता था और अब फीमेल भी उसके अंदर इन्वॉल्व है, लेकिन इनफर्टिलिटी कहीं ना कहीं दोनों पैरेलल चीज़ों के ऊपर आ चुकी है। तो इसके ऊपर नहीं, ऐसी बात नहीं। इट्स मतलब इट हैज़ नथिंग टू डू विद फेमिनिज्म। वी शुड नॉट टेक दिस टॉपिक दैट नाउ फीमेल्स कैन डू दिस एंड फीमेल्स cannot do this. Earlier they used not to do that, now they are doing it. I think we shouldn't go on the wrong track, because this is altogether a medical treatment that we need to give to a couple. Right. Okay, and this is a proven fact that if you are planning for pregnancy, male and female both should 100% avoid alcohol or smoking or any drug intake that you are doing. That is a proven fact. Okay. And it will affect good health for sperms as well, and definitely good health for the eggs as well. Okay. So best age आपके हिसाब से क्या है मैरिज की कि प्रेगनेंसी में कोई प्रॉब्लम ना आए? देखिए, जो आइडियल एज है मैरिज का वो तो अराउंड है 25 to 32 के अराउंड ऑन एन एवरेज. Okay. But as far as pregnancy is concerned, the best age is around before 35. You should have at least one child. Okay. And because now the females are being into work pressure and so much, and at least by the age of 28, because by the time you understand what the parameters are, how you have to raise your child and all these things. The issue that earlier what was there, the girls were getting married at the age of 16, right, at the age of 17, although the fertility rates were too high in those times, but the complications were also too high. All right. Okay, so definitely on an average if we say it's after 25, and it should be definitely before 35. So मैम, अब जो आज का कल्चर है उससे दूर भी नहीं रहा जा सकता, इन्वॉल्व तो कहीं ना कहीं होना पड़ेगा, है ना। सोशल मीडिया भी है और सोशल मीडिया की वजह से मुझे लगता है कि काफ़ी चीज़ों में इन्वॉल्वमेंट इंसान की ज़रूरी हो जाती है, पार्टीज़, एक दूसरे को देखकर। तो ऐसा कौन सा लाइफस्टाइल इंसान को अपनाना चाहिए कि दोनों चीज़ें बैलेंस्ड रहें, कि इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम भी ना आए और लाइफस्टाइल भी मेंटेन रहे? देखो, लाइफस्टाइल में देखो, पार्टीज़ पे जाना और जो आपके बाकी सारे पैरामीटर्स हैं वो अलग हैं, लेकिन एक रूटीन जो है वो आपका सेट होना लाइफ में ज़रूरी है. राइट. दैट फॉर एग्जांपल यू आर वेकिंग अप इन द मॉर्निंग,
you are having a good walk, or you can, if you're not cannot go for a walk, you cannot go for a gym, you don't have time, at least you can do some yoga. You can, even if you can't do that, you can do some deep breathing exercises in the morning, and it should be the routine. Because you are not doing party in the morning every day. Right. Okay, then you are going to the work, you should have a proper breakfast in the morning rather than running around here and there. And then after that you should have a timely lunch, dinners, and balanced diet is that something that everybody talk about. Right. But it is like something that you should understand your own body, that what you are liking and what you are not liking. Balanced diet does not mean that eating oats in the morning. This is one thing I would like to break down. It's not like eating muesli in the morning and having a fruit skirt. This is actually a Western culture breakfast. Okay. This is not an Indian culture breakfast. Indian culture breakfast is different. Indian culture breakfast is... Paranthe? No, not parathe. Parathe is something... Parathe are... I think this is that it's blamed on parathas. But actually it should be the portion management which is more important. Okay. In spite of taking 4 paratha, if you're taking 1 paratha in the morning with the curd, I think you are getting proteins as well, you're getting carbohydrates as well, and 1 glass of milk you can take. And that is what it is required for the body to run your day. And then you can add on your diet as far the day is being progressed. बट अभी तो मैम टोटली इसके अपोजिट ही, किसी डाइटिशियन के पास भी चले जाओ तो वो भी यही सजेस्ट करते हैं कि परांठे तो बिल्कुल... This is how the trends are going. So sometimes people are running for the trends. Paratha is what? It is wheat, it is potato, and this is ghee. Earlier we used to put too much of ghee and curd and makhan and all that. Now it's like you use a small quantity of ghee and then you can make a good paratha out of it. It's nothing wrong in that. It's not about the potatoes only. You can use it as your vegetables. You can use it your paneer as well. You can make it of tofu as well. This is how you should evolve with time. Right. Okay, this is what we actually need to add in a diet, rather than what I have seen maximum patients which are coming for us, because I deal with lot of patients with PCOS, and lot of patients come with weight gain issues. So what they are doing is, ma'am, we are taking muesli in the morning, ma'am, we are taking oats in the morning, and then at 11 I'm eating some snacks from here, I'm having a little bit of a cold drink, I get a little bit of craving, then whole of the diet goes zero. So this we have to understand then what our body requirement is. It's not about eating paratha. It's about you can eat sabji and roti as well. Okay. It's not about eating 2 chapati. You can just take 1 chapati so that you can have some kind of stomach satiety and then you can go ahead with your day. Okay. So ma'am, food adulteration इंडिया में बहुत ज़्यादा है. क्या ये भी एक infertility का reason हो सकता है? Definitely. Although there are much not evidences with us, but because nobody is doing much research on how much adulteration we have currently in India, because this is not the scenario when we go in foreign countries. They have already the FDA parameters that the food only come to us. Right. Now in India there are many local companies that may be making it. Okay, so nobody is doing research on it. So it is difficult to comment, but definitely there may be certain chemicals which may be affecting the body. बट क्या सिर्फ लोकल कंपनीज को ब्लेम करना सही रहेगा? क्या बड़ी कंपनीज वो केमिकल नहीं यूज़ करती होंगी जो इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम क्रिएट होती है जिससे? When there is no research, it is difficult to comment on such things. Right. Only if the research happens, then only the results will come out. Otherwise, it will be a lame to say that it will be just be a blame game. Okay. So अभी आपने PCOS की आपने बात करी. Exactly ये टर्म क्या है? It is actually polycystic ovarian syndrome, and now the name has been changed to PMOS. Okay. It is now a metabolic disorder. Earlier it used to be just focused on the ovaries. Okay. Now the research has shown that the patients who are with PCOS, they are not just with problems with the ovaries, or they don't have just issues with the menses. They are actually the patients who are having lot of metabolic disorders, and they are at high risk to metabolic disorders. So that is what which help us to screen those patients. That includes that they are high risk to diabetes. These patients are high risk to hypertension. These patients are definitely high risk to infertility. They are high risk to obesity, and then obesity related issues. So that is one thing that we should consider. So मैम, इनफर्टिलिटी का एंड रिजल्ट क्या IVF ही है? नो, बिल्कुल भी नहीं. डेफिनेटली दिस इज़ नो. इनफर्टिलिटी का जो मतलब है वो ये है कि आपने अनप्रोटेक्टिव सेक्सुअल एक्टिविटी 1 ईयर तक करी है, उसके बाद भी आप प्रेग्नेंट नहीं हो पाए जी. उसके बाद आप इवेल्युएशन कराने जो हैं वो इनफर्टिलिटी स्पेशलिस्ट के पास जाते हैं. उसमें वो आपके कुछ टेस्ट रन करेंगे, जिसमें वो आपको बताएंगे कि आपकी ओवरीज ठीक काम करती हैं, आपकी ट्यूब्स ठीक काम करती हैं,
आपका यूट्रस ठीक काम करता है और आपका जो हस्बैंड का जो सीमन है वो बिल्कुल ठीक है। ये जो मेन बेसिक पैरामीटर्स हैं और आपकी जो हार्मोनल प्रोफाइल है वो बिल्कुल ठीक है। उसके बेसिस में जहाँ भी कमी आएगी, देयर आर लॉट ऑफ मेडिकेशंस अवेलेबल जो उसको पर्टिकुलर टारगेट करके उसको मेडिकेशन की जाती है। IVF इज़ समथिंग जो एक आप कह लीजिए एक तरह का लास्ट रिजॉर्ट होता है। सो अगर आपको प्रेगनेंसी नहीं हो रही है और आप बेशक 2 ईयर से 3 ईयर से ट्राई कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपको IVF कराना है। इसका सबसे पहले मतलब ये है कि आपको इवेल्युएट कराना है कि मेरे कहाँ पे प्रॉब्लम है। मेरी ट्यूब्स बंद हैं, मेरे एग नहीं बन रहे हैं, या मेरे बच्चेदानी में कोई रसौली है, या कुछ और इशू चल रहा है, या मेरे हस्बैंड में कुछ कमी है। अगर उनके पैरामीटर्स में जो भी पॉसिबिलिटी है उसको अगर आप ट्रीट करते हैं तो IVF तो एक लास्ट रिजॉर्ट है। और उसके भी कुछ स्पेसिफिक इंडिकेशंस हैं जो हमें IVF की तरफ डिसाइड करते हैं, जब हम डिसाइड करते हैं कि इस पेशेंट को IVF की ज़रूरत है या नहीं। क्या नेचुरल ट्रीटमेंट भी कोई ऑप्शन है? नेचुरल ट्रीटमेंट में ऐसा है कि हम आप कह लीजिए कि फर्टाइल विंडो होती है। फर्टाइल विंडो में जैसे अगर किसी के एग्स प्रॉपर टाइम पे बन रहे हैं, उसकी ट्यूब्स ओपन है, हस्बैंड का बिल्कुल ठीक है, यूट्रस हमने मॉनिटर कर लिया बिल्कुल ठीक है, उनका अल्ट्रासाउंड बिल्कुल ठीक है, हार्मोनल पैरामीटर्स ठीक है, यहाँ पे कोई ग्रॉस इश्यूज़ नहीं है, तो उन कपल्स को, और अगर उनका सबसे इम्पॉर्टेंट जो है उनकी जो एज लिमिट है, इट इज़ द AMH लेवल्स आर गुड। व्हाट AMH इज़, AMH हमें ये बताता है कि आपका जो ओवेरियन रिजर्व है वो कितना है। एक फीमेल कितनी टाइम तक और वेट कर सकती है, और आपका जो टाइम पीरियड कितना है आपके पास, आपके अंडे कितने बच गए हैं आपकी ओवरी के अंदर। ये एक बहुत बड़ा जो है इम्पॉर्टेंट जो चीज़ है वो डॉक्टर को भी पता होनी चाहिए और जो है पेशेंट को भी पता होना चाहिए। और इसके लिए बहुत अच्छा टेस्ट हमारे पास अवेलेबल है जिसका नाम है AMH। और ये सिंपल एक ब्लड टेस्ट होता है, सेकेंड डे पे हम करते हैं, उसकी रिपोर्ट आ जाती है, उसकी वैल्यू से हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आपका एग रिजर्व अभी के टाइम पे कितना बच गया है। तो उसके अकॉर्डिंगली आपका प्लान बनता है, उसमें आप फर्टाइल विंडो उनको बता देते हैं और वो अपने उस टाइम पे अगर ऑल्टरनेटिव डेज इंटरकोर्स करते हैं तो उसमें उनको प्रेगनेंसी के चांसेस अच्छे रहते हैं। सो मैं एक्चुअली IVF है क्या? सबसे पहले तो IVF एक वरदान है ह्यूमन साइंस को, जिससे हम जो चीज़ एक भगवान कर रहा था उस चीज़ को हमने मशीन में ला के रख दिया है, और उस बच्चे को हम शरीर से बाहर बना रहे हैं और फिर वो बना हुआ बच्चा वापस डाल रहे हैं। तो इस लेवल तक पहुंच गई है साइंस। तो जो अगर हम थोड़ा सा इसको डिटेल में बात करें तो IVF में होता क्या है, सबसे पहला जो लोगों को डर लगता है कि मेरा ही बच्चा है क्या, राइट, किसी और का तो नहीं डाल दिया जी, और जो मेरे से ही इसका चेहरा मिलेगा, मेरे से इसके जेनेटिक्स मिलेंगे। तो उनको ये क्लियर कर दें कि आप ही के एग्स होते हैं, आप ही का स्पर्म होता है। फीमेल्स को हम कुछ 9 to 10 डेज इंजेक्शन देते हैं जिनकी उनकी ओवरी से मल्टीपल एग्स बनाते हैं, क्योंकि देखिए एक प्रोसीजर आपकी बॉडी के ऊपर हो रहा है तो हम एक एक एग तो नहीं चूज़ कर सकते, इसलिए हमें एक मल्टीपल एग्स की ज़रूरत होती है। तो मल्टीपल एग्स हम बनाते हैं, आप ही के हस्बैंड का सीमन लिया जाता है, उन दोनों को लेके लेबॉर्ट्री के अंदर अंडर अ प्रॉपर कंडीशंस उनको इंक्यूबेटर के अंदर मीटिंग कराई जाती है। उस मीटिंग के बाद आपका बेबी बनेगा। वो बेबी जो है वो एटलीस्ट 3 to 5 डेज़ लैब में ग्रो करता है। वो जब 3 to 5 डेज़ लैब में ग्रो हो जाता है, उसके ग्रो होने के बाद आपको वापस ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। तो बस जो प्रोसेस आपकी बॉडी में होना था उन 3-4 दिन के लिए वो आपकी बॉडी के बाहर हो रहा है, बस ये है। बाकी जितनी भी बेबी की ग्रोथ है, जो भी आपका न्यूट्रिशन है, वो सारा आप ही की बॉडी से जा रहा है। तो दिस इज़ व्हाट इट इज़। एक टर्म है IUI और IVF, इन दोनों में क्या डिफरेंस है? देखो, जो IUI है वो एक बहुत ही सिंपल प्रोसीजर है, उसमें कुछ भी इंजेक्शन ज़्यादा नहीं लगते हैं, कुछ भी आपको एनेस्थीसिया में नहीं जाना है, कुछ भी आपको उसमें जो है लॉन्ग टर्म आपको उसका कुछ भी इश्यूज़ नहीं होते हैं, और एक बिल्कुल ही पेनलेस प्रोसीजर है। ओके। इसमें हमें क्या करना है कि आपका हम मॉनिटरिंग करते हैं पेशेंट का। पेशेंट मान लो आपको हमने सेकंड डे से मेडिसिन स्टार्ट कर दी एग बनाने की, और हमने एग बनाया उनका, और फिर हम उनको उनकी बॉडी के मुताबिक डेट डिसाइड करके देते हैं कि अब से आपके अल्ट्रासाउंड स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है। तो हर एक दिन के बाद या 2 डेज़ के बाद, जैसे भी आपका डॉक्टर प्लान करता है, जैसे मान लो आप जिस भी एरिया में रहते हैं उसके मुताबिक, जैसे ही आपका एग जो है वो प्रॉपर साइज़ का बन जाएगा तो डॉक्टर आपको एक फाइनल इंजेक्शन शॉट देते हैं। ओके।
और कई केसेस में तो नहीं भी देते हैं। वो डिपेंड करता है हाउ आपकी बॉडी किस तरह से रिस्पॉन्ड कर रही है। और एक फाइनल डे के ऊपर जब मोस्टली जब इंजेक्शन देने की आप कह लो या फिर जो भी आपका एग बन गया उसके फाइनल डे के बाद और जैसे वो रप्चर होने के पास हो तो आप ही के हस्बैंड का जो सीमन है वो हम लैब में लेते हैं और उनमें से जो बेस्ट क्वालिटी स्पर्म्स हैं, एक तो उनका अच्छा नंबर होना चाहिए, उनकी क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए और उनकी जो शेप है वो अच्छी होनी चाहिए, वो हम लैब से आइडेंटिफाई करते हैं। और वो जो बेस्ट सीमन है वो आपके यूट्रस के अंदर एक पतला सा कैथेटर होता है, उसके थ्रू हम यूट्रस में इंसेमिनेट कर देंगे। और ये जस्ट एक ओपीडी प्रोसीजर होता है, आप आके जस्ट 5-10 मिनट्स का प्रोसीजर है, आप अपना करा के अपने घर जा सकते हैं। उसके बाद जो है जो आपको प्रिस्क्राइब्ड मेडिकेशन होगी वो आप लेंगे। इसमें कुछ भी ऐसे आईवीएफ की तरह नहीं है, जबकि आईवीएफ एक प्रॉपर प्रोसीजर है। उसमें हमने आपको 10 डेज इंजेक्शन दिए, आपके बहुत सारे एग्स बनाए और फिर आपके हस्बैंड का सीमन लिया और इन दोनों चीज़ों को हमने बाहर लिया। और आईवीएफ का जो बहुत ही अच्छी चीज़ ये है कि जो आपका फर्टिलाइजेशन प्रोसेस है, जो आपके शुक्राणु और आपका जो एग है, वो जो उनकी मेटिंग हो रही है, जो बेबी बन रहा है वो बेबी बॉडी के अंदर बन रहा है। आईवीएफ में वही बेबी हम एक लैब में बना रहे हैं। ये इनका मेजर डिफरेंस। सो मैम डॉक्टर किस बेसिस के ऊपर डिसाइड करता है कि इस पेशेंट को आईयूआई देना चाहिए या इस पेशेंट को आईवीएफ देना चाहिए? देखिए, ये बहुत सारे पैरामीटर्स के ऊपर डिपेंड करता है। सबसे पहले तो पेशेंट का एज क्या है, ओके। दूसरा कारण है कि पेशेंट का कारण क्या है इनफर्टिलिटी का। मान लो किसी की दोनों ट्यूब ही बंद हैं, इसका मतलब उसको नेचुरल प्रेगनेंसी होने के चांसेस बहुत ही कम है। और यहाँ आईयूआई के प्रोसीजर से चांसेस बहुत कम है। क्यों? क्योंकि उसमें हमें ट्यूब्स की पूरी ज़रूरत है। क्योंकि आईयूआई नथिंग एल्स, जस्ट अ नेचुरल प्रेगनेंसी को हमने असिस्ट कर दिया। ओके। और आईवीएफ में हमने बिल्कुल नेचुरल प्रेगनेंसी को बाहर निकाल के बनाया है। तो ये जो डिसीजन फैक्टर है जो आईयूआई की मेन कारण है उसमें है कि स्पेशली उन केसेस में होता है जिसमें हस्बैंड में कमी रहे। ओके। मान लो हस्बैंड के शुक्राणु कम हैं लेकिन हैं। दूसरी बात, उनकी जो आप कह लो ताकत है, जहाँ आप कह लो कि जो उनकी मोटिलिटी हम अपनी लैंग्वेज में बोलते हैं वो कम है, या फिर जो है हस्बैंड के बिल्कुल ही शुक्राणु नहीं है, तो उन केसेस में डोनर सीमन से भी प्रेगनेंसी हम कर सकते हैं। ओके। तो ये जो कारण हो गए ये तो हम आईयूआई के हो गए। जो आईवीएफ के कारण है, मान लो आपने 3-4 बार आईयूआई कर लिया है, पेशेंट को प्रेगनेंसी फेल हो गई है, दोनों ट्यूब्स उसकी बंद हैं, पेशेंट की एज भी 35 से ज़्यादा है, उसका ओवेरियन रिजर्व बहुत ज़्यादा कम हो रहा है, या फिर आजकल जो करंट ट्रेंड है मेट्रो सिटीज़ का, उसके में है एग प्रिजर्वेशन, egg freezing. Okay, this is, we can call it egg preservation also or we can say egg freezing also. अगर हमने ऑलरेडी एक यंगर एज पे एग फ्रीजिंग करा रखी है और अभी आप 37-38 में आपने मैरिज कराई या डिलेड आपने प्रेगनेंसी प्लान करी, बट स्टिल यू हैव योर यंगर एग्स, ओके, सो दोज हैव हायर चांसेस ऑफ प्रेगनेंसी। सो किन लोगों को करवानी चाहिए एग फ्रीजिंग? एग फ्रीजिंग मुझे तो ये बहुत ही जो है जो हमारा ART लॉ है आपके लिए, जो असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी का जो लॉ इंडिया में आया है, इन्होंने बहुत ही अच्छा एक चीज़ प्रोविज़न दी है। जो आइडियल एज है एग फ्रीजिंग का, दैट इज़ फॉर 28 to 34 ईयर्स। ओके, दिस इज़ द आइडियल एज फॉर एग फ्रीजिंग। एंड इसमें किन को करानी चाहिए, इसमें डिपेंड करता है कि जो फीमेल अभी मैरिज के लिए प्लान नहीं कर रही हैं, जो लेट मैरिज का प्लान कर रही हैं, और दे आर मोर बिजी इन टू देयर स्टडीज़ कह लो, या आप कह लो कि अपने वर्क प्रेशर है अभी उनका। Even if you are married and you are not planning for your pregnancy, then if you are delaying your pregnancy more than 35, then definitely you should preserve your eggs. ओके। सो मैम एक चीज़ आपने कही कि IUI अगर फेल हो गया तो 2-3 बार, उसके बाद IVF के ऊपर देखना चाहिए, तो IVF के अनसक्सेसफुल के भी चांसेस होते हैं? 10 बार इंजेक्शन दिए जाएंगे। IVF फेल्ड का मतलब है आपके एम्ब्रियो हो सकता है पहले से ही बने हों 3-4, तो एक IVF अटेम्प्ट में हमने आपका एक एम्ब्रियो या 2 एम्ब्रियो डाले, सेकंड अटेम्प्ट में हमें सिर्फ एम्ब्रियो ही डालने हैं, जरूरी नहीं आपको वो पूरे प्रोसीजर में से जाना है। तो पूरा प्रोसेस फॉलो नहीं करना, पूरा प्रोसेस फॉलो नहीं करना। जब तक आपके एम्ब्रियोज हैं उतने मल्टीपल अटेम्प्ट्स हम आपके आराम से ले सकते हैं, और वो कोई टीडियस प्रोसेस नहीं है। वो तो सिर्फ आपका जो यूट्रस की लाइनिंग है उसको रेडी करेंगे, और आपका जो एम्ब्रियो ट्रांसफ़र है वो तो बिना एनेस्थीसिया के, बिना भी किसी पेनफुल प्रोसीजर के आपका आराम से वो ट्रांसफ़र हो जाएगा। और जो भी आपकी मेडिकेशंस है वो आप ले सकते हैं। सो मैम किस चीज़ पे डिपेंड करती है IVF की सक्सेस होना या फिर अनसक्सेसफुल होना? जो सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर है IVF की सक्सेस होने का, दैट इज़ एज। यू कैन नॉट फाइट विद एज।
You cannot fight with the biological process of the body, even if the science had advanced to a millions now. The reason is कि जो आपकी एजिंग ऑफ द एग्स है, हमारी बॉडी, हमारी स्किन एज होती है, हमारे ऑर्गन्स एज होते हैं, उसी तरह से हमारे एग्स भी एज होते हैं और हमारे स्पर्म्स भी एज होते हैं. और उनकी एज होने का मतलब सिर्फ नंबर्स नहीं रह जाता, उनकी क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए एक IVF का अच्छा सक्सेसफुल होने के लिए. ये सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर है. जो सेकंड फैक्टर है कि आप कितने रिलीजियस हैं उस ट्रीटमेंट को लेने के लिए. आप उसको प्रॉपर इंजेक्शंस ले रहे हैं, आपको जैसे एडवाइस किया गया है उस तरह से ले रहे हैं. आप उसमें ऐड ऑन कुछ और मेडिकेशंस तो नहीं कर रहे, बिकॉज वी डोंट नो कि वो किस तरह से साइड इफ़ेक्ट करेंगी आपके उस ट्रीटमेंट को. जो चीज़ें एविडेंस बेस्ड नहीं हैं उनके ऊपर हमें कमेंट करना मुश्किल लगता है. तो जो भी आप मेडिकेशन या ट्रीटमेंट या किसी भी तरह की आप एडिशनल मैनेजमेंट ले रहे हो, इट शुड बी अंडर योर डॉक्टर्स गाइडेंस. एंड सेकंड थिंग इज़ जो IVF लैब है वो भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है आपकी सक्सेस होने में, क्योंकि एंड ऑफ द डे हमने आपके जो दोनों एग्स हैं, वो जो बेबी बनाने की मशीन है वो अच्छी होनी चाहिए, उसका जो डॉक्टर है वो अच्छा होना चाहिए, आपका जो IVF स्पेशलिस्ट है वो अच्छा होना चाहिए. तो बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो मैटर करती हैं आपके IVF का सक्सेसफुल होने में. एंड वी शुड नेवर फॉरगेट द सुप्रीम पावर दैट इज़ देयर टू मेक द IVF सक्सेस. बिल्कुल. सो हम एक सोशल मीडिया पे अभी रील वायरल हुई थी जिसमें ये दिखाया गया था प्रॉपरली कि जो पेरेंट्स हैं उनको बाद में पता लगा कि वो बच्चा उनका नहीं है, जब फीचर्स मैच नहीं हुए, उन्होंने DNA टेस्ट करवाया. तो क्या ऐसा कोई पहले भी टेस्ट किया जा सकता है कि जिससे ये चीज़ पता लग जाए पेरेंट्स को पहले ही? देखियो, इसके लिए जो है टेक्नोलॉजी जो अवेलेबल हो वो है IVF लैब के अंदर की टेक्नोलॉजी है. देखिए, जिस टाइम पे आपके एग लिए और हस्बैंड के स्पर्म लिए, ये ज़्यादातर उन सेंटर्स में होता है जहाँ पे वॉल्यूम बहुत ज़्यादा है, वहाँ पे मिक्सिंग होने का जो रिस्क है वो है. इस चीज़ को हम डिनाई नहीं कर सकते. लेकिन जो टेक्नोलॉजी अवेलेबल है इसको अवॉइड करने की, वो है एक RI टेक्नोलॉजी. RI टेक्नोलॉजी क्या है? उसमें जो आपका एम्ब्रियो बना है, जहाँ आपके जो एग्स या फिर सीमन प्रिजर्व्ड हैं, उसके ऊपर वो एक आपके लिए बार कोड अटैच हो जाता है. और वो बार कोड जैसे ही लैब जो हम देखते हैं माइक्रोस्कोप, उसके अंदर जैसे ही आपका आएगा, वो इमीडिएटली स्क्रीन के ऊपर आपका नाम, आपकी एज, आपकी आइडेंटिफिकेशन वो साथ ही में शो करता है. फॉर एग्जांपल, हमने ऑलरेडी एक एम्ब्रियो बना के रखा था और एक्स पेशेंट का, और हम उस एक्स पेशेंट का ही एम्ब्रियो ट्रांसफ़र करना चाहते हैं. तो अभी पेशेंट क्या चाहता है कि मेरा एक्स और जो एम्ब्रियो हमने बनाया है वही मेरे में ट्रांसफ़र हो, और डॉक्टर भी यही चाहता है. So what this technology do is, this is known as RI witness technology. This is a German technology which is available in the labs nowadays, and you have to be known to that IVF center that whether this technology is available to you or not. तो उसमें कैसा है कि आपने पेशेंट अपना आइडेंटिफाई किया, जब आप एम्ब्रियोलॉजिस्ट को बोलते हैं कि हमने इस पेशेंट का एम्ब्रियो डालना है, तो जैसे भी वो, क्योंकि देखो ये सारे एम्ब्रियो फ्रीजिंग में रखे हैं, राइट, ओके, ऑल दीज एम्ब्रियोज आर फ्रीज्ड. जब आपने 3 to 4 डेज़ में बेबी बना लिया है, उसके बाद उनकी फ्रीजिंग हो जाती है. फ्रीजिंग में वो एक चैम्बर में रखे हुए हैं जिसमें मल्टीपल एम्ब्रियोज रखे हैं, क्योंकि वो एक मशीन है, जैसे इंक्यूबेटर है या फ्रीजिंग मशीन है, उसमें मल्टीपल एम्ब्रियोज हैं. आपने उनका जो बारकोड उठाया और आपने जैसे ही उसको एग्जामिनेशन के लिए रखा, द इमीडिएटली द स्क्रीन विल बीप अप एंड शो कि दिस पेशेंट का ये एम्ब्रियो है. तो ये बहुत ही अच्छी टेक्नोलॉजी है जो हम, ये तो हो गई टेक्नोलॉजी वाइज बात जो हम करें. जो सेकंड थिंग इज़ कि डॉक्टर जो है उसको भी रिकन्फर्म करना चाहिए. इट्स नॉट दैट टेक्नोलॉजी विल हेल्प, इट इज़ दैट द एम्ब्रियोलॉजिस्ट एंड द एडवाइसिंग डॉक्टर शुड अंडरस्टैंड कि हम जो है इसको रीचेक करके और फिर इसको ट्रांसफ़र करें. और जो एक और चीज़ है, एज ए पेशेंट पर्सपेक्टिव हमें डॉक्टर भी वैसा चूज़ करना चाहिए. राइट. समटाइम्स कैसा है, हम कुछ ऐसे सेंटर्स में चले जाते हैं, समटाइम्स लुक, IVF ट्रीटमेंट इज़ कॉस्टली, एवरीबडी नोज़ अबाउट इट. एंड जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि इंडिया में ये इंश्योरेंस कंपनीज कवर भी नहीं करती. बहुत सारी कम इंश्योरेंस कंपनी हैं जो IVF की ट्रीटमेंट कवर करती हैं. तो उसमें क्या होता है कि आप थोड़ा सा कॉस्टिंग का इशू ले लेते हैं, थोड़ा सा आप डॉक्टर चूज़ करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम, आप कह लीजिए, आप उसमें समझदारी नहीं रहती है. तो उसमें वो चीज़ आपको पहले रिसर्च करनी चाहिए बिफोर गोइंग फॉर दिस काइंड ऑफ ट्रीटमेंट. ओके.
सो मैम, नेचुरल कंसीव्ड बेबीज़ और IVF कंसीव्ड बेबीज़, इन दोनों में आपके एक्सपीरियंस में बच्चों में कोई फ़र्क आपने देखा? बिल्कुल कुछ भी फ़र्क नहीं रहता। बस जो स्टडी शो करती हैं, जो आइडियल आप कह लो कि एबनॉर्मल बच्चे, देखो जो हम बहुत सारे क्वेश्चन जो हमें मिलते हैं उसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो जैसे ही पेशेंट को IVF एडवाइस होता है, दे आर कंफर्टेबल विद द कि दे आर ओके विद कि हमें IVF कराना है, द फर्स्ट थिंग दे आर वरीड इज मैडम एबनॉर्मल बच्चा तो नहीं हो जाएगा। राइट। ये बहुत ही बड़ी जो है एक क्वेश्चन है सारे पेरेंट्स और कपल्स के मन में। तो इसमें है कि जो नॉर्मल एबनॉर्मल बच्चे की परसेंटेज है, जो नॉर्मल प्रेगनेंसीज होती हैं उसमें इट इज़ 0.5 to 1%। जो IVF प्रेगनेंसीज हैं उसमें 2 to 4% का रिस्क है एबनॉर्मल बेबीज़ का। लेकिन बहुत सारे टेस्ट अवेलेबल हैं जिसमें हम जेनेटिकली नॉर्मल बेबी जो है वो आपके अंदर ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो एक PGTA टेस्टिंग है जिसमें हम जेनेटिकली टेस्टिंग कर सकते हैं उस बेबी का, और अगर वो बेबी जेनेटिकली नॉर्मल है वही आप में ट्रांसफ़र करेंगे। तो द साइंस हैज़ एडवांस टू दिस लेवल। तो जो हमारा 2 to 4% रिस्क है अब नॉर्मल बेबी होने का, वो और भी कम हो जाता है इस टेस्टिंग से। कोई पर्टिकुलर पेशेंट्स ऐसे होते हैं जिनको आप प्रॉपरली एडवाइस करते हैं PGTA का टेस्ट? जो PGTA का टेस्टिंग है वो हम पर्टिकुलरली एडवाइस करते हैं अगर आपकी एज 35 ईयर्स के ऊपर है, अगर आपके पीछे मल्टीपल IVF फेलियर्स हैं। ओके। तो क्योंकि अगर हमने सारे आपको समझी इंजेक्शंस टाइम पे दिए हैं, आपके हस्बैंड का सीमन बिल्कुल ठीक था, फिर भी आपको प्रेगनेंसी नहीं ठहर रही IVF के बाद, तो जो नेक्स्ट ब्लेम आता है वो आता है कि बच्चा ठीक बना था क्या, उस बच्चे में तो कुछ प्रॉब्लम नहीं थी। तो उस बच्चे को जेनेटिकली टेस्टिंग इंपॉर्टेंट हो जाता है। और जो थर्ड बहुत ही कॉमन कारण है जिसमें हम PGT एडवाइस करते हैं वो है कि आपको नेचुरली प्रेगनेंसी हो रही है लेकिन आपका बच्चा टिक नहीं रहा है, जिसको हम बोलते हैं रिकरेंट प्रेगनेंसी लॉस। जैसे बहुत सारे पेशेंट हमारे पास आते हैं कि मैडम मेरा पहला बच्चा हुआ उसका अबॉर्शन हो गया, मेरा सेकंड प्रेगनेंसी हुई मेरा अबॉर्शन हो गया, थर्ड प्रेगनेंसी में मेरा अबॉर्शन हो गया। तो यह मल्टीपल अबॉर्शंस का जो हिस्ट्री है उसमें भी जो कारण हो सकता है वो एम्ब्रियो का हो सकता है। तो उसमें भी हम जो जेनेटिकली नॉर्मल बेबी है वो ट्रांसफ़र करते हैं। कुछ फिजिकल एक्टिविटीज़ का मैम रोल रहता है? जैसे आजकल कोई जो फीमेल प्रेग्नेंट होती है तो कहीं ना कहीं देखा गया है कि फिजिकल एक्टिविटीज़ नहीं ज़्यादा इन्वॉल्व रहती। जो अगर हम अपने बुज़ुर्गों की बात करें तो हमेशा इसी बात पे टोकते हैं कि जब मैं प्रेग्नेंट थी तो मैं तो पोछा भी लगाती थी, मैं ये भी करती थी, लेकिन आजकल लोग अवॉइड करते हैं। तो क्या मिसकैरेजेस का कहीं ना कहीं ये प्रॉब्लम है? नो, मिसकैरेजेस का आप कह लो कि ओवरऑल लाइफस्टाइल के साथ इश्यूज़ हैं। नॉट ओनली कि वंस यू आर गेटिंग प्रेग्नेंट उसके बाद आप एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। ये जो बहुत सारी प्रेग्नेंट फीमेल्स को मैंने देखा कि मैडम मैं प्रेग्नेंट हो गई, नाउ आई हैव स्टार्टेड योगा। नाउ द योगा विल इज़ नॉट, it's good you started yoga, but this is not the ideal time. The yoga should have been started at your teenage, at much more years back, so that your body could have adjusted to that yoga and it would have been a much more help to you. Right. Rather than getting pregnant and then starting some exercise is actually not much advisable. That is, in fact, you can do some breathing exercises or some light exercises, because we never know how your body has adjusted now, and it may adversely affect, rather than getting a positive you may get a negative effect out of it. Right. Okay, so because you may have seen certain videos of foreigners, okay, they are actually doing gym, they are actually doing Pilates during their pregnancy. They have not started it during the pregnancy, they were doing it prior to it. This the pregnant patient should understand that you are seeing it, sometimes they get too motivated, now I will get healthy, I'll it will help my normal delivery, I've started Pilates, and in fact they are coming back with pain. My shoulder is paining, my hip is paining, my baby is not moving. So this is something that if you are not exercising prior, you should start with light exercises. Okay. Rather than being immediately jumping into the heavy exercises or gym. So ये भी सारा खेल मुझे सोशल मीडिया का कहीं ना Definitely. तो मैम एज अ डॉक्टर आपने सोशल मीडिया पे IVF को लेकर ऐसा कौन सा सबसे बड़ा मिथ देखा है? जो सबसे बड़ा मिथ हम देखते हैं कि मैम इसमें ट्विन्स ही होंगे क्या? IVF का मतलब सिजेरियन ही है क्या? राइट. ये तो बहुत कॉमन क्वेश्चंस हैं, और पेशेंट ये मन में सोच के आता है कि मेरे ट्विन ही होंगे और जो है मेरा सिजेरियन ही होगा, और एबनॉर्मल बच्चे के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं, और बहुत बार लोगों को ऐसा लगता है कि लड़का ही होगा IVF से। तो ये सारे मिथ्स हैं। जो ट्विन बेबी है, अगर आपके 2 एम्ब्रियो ट्रांसफ़र हुए हैं तो उनका चांस है ट्विन होने का, या फिर आपका एक एम्ब्रियो ट्रांसफ़र हुआ है और नेचुरली बॉडी के अंदर जाके वो एम्ब्रियो डिवाइड कर गया है,
तो आपके ट्विन होने के चांसेस हैं। अदरवाइज आज की जो रीसेंट गाइडलाइंस है IVF की, उसमें जो रिकमेंडेशन है वो है सिंगल एम्ब्रियो ट्रांसफ़र की। अर्लियर जो IVF थे उनमें मल्टीपल एम्ब्रियोज ट्रांसफ़र का सक्सेस था। मान लो किसी के 2 एम्ब्रियो ट्रांसफ़र कर दिए, 3 कर दिए, कभी कभी 4 भी कर देते थे। वो तो आपके डॉक्टर की चॉइस के ऊपर डिपेंड करता है एंड समहाउ आपकी चॉइस के ऊपर भी डिपेंड करता है, लेकिन जो रिकमेंडेशन है दैट इज़ सिंगल एम्ब्रियो ट्रांसफ़र। ओके। और जहाँ तक सिजेरियन की बात है तो बहुत सारे सिजेरियन के लिए हमें एक हेल्दी यूट्रस चाहिए। आपकी जो बच्चेदानी के नीचे का रास्ता है वो एडिक्वेट साइज़ का चाहिए। आपका बेबी और उसका साइज़ प्रपोर्शन में रहे, जो कि एक डॉक्टर एग्जामिनेशन करके चेक करता है। वो सारी चीज़ें अगर ठीक हैं, आपकी प्रेगनेंसी हेल्दी है, आपको ज़्यादा कुछ कॉम्प्लिकेशन नहीं है, तो देयर आर 100% चांसेस कि आप नॉर्मल डिलीवरी हो सकता है। मतलब IVF में भी नॉर्मल डिलीवरी के चांसेस हैं? बहुत सारे किए हैं हमने। इस चीज़ का ब्लेम कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि डॉक्टर्स के ऊपर लगता ही रहता है, कंटिन्यूसली न्यूज़ भी आती हैं, और कहीं ना कहीं एक परसेप्शन बन गई है लोगों की कि फ़ॉरेन में नॉर्मल डिलीवरीज होती हैं लेकिन इंडिया में स्पेशली C-सेक्शन के लिए पुश किया जाता है। तो इसके बारे में आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है? इसमें मैं थोड़ा सा स्टैटिस्टिक्स के बारे में बात करना चाहूँगी। पहले है क्या, क्यों हम ज़्यादा नंबर बोल रहे हैं? देखो, जो WHO ने रिकमेंड किया है सिजेरियन का रेट, उन्होंने बोला है कि इट शुड बी लेस देन 20% फॉर एनी कंट्री। जो इंडिया का करंट रेट है दैट इज़, जो गवर्नमेंट सेक्टर की बात करें तो वो अराउंड 20 to 21% है। दैट इज़ इन अ गुड नंबर। द ओनली ब्लेम दैट इज़ कमिंग इज़ ऑन प्राइवेट सेक्टर। प्राइवेट सेक्टर का जो सिजेरियन का रेट है, इट इज़ जो एवरेज रेट है, इट इज़ अराउंड 47 to 50% के अराउंड है। यही अगर हम, जैसे आपने फॉरेन कंट्रीज़ की बात करी, तो फॉरेन कंट्रीज़ में अगर हम अमेरिका का रेट देखें तो वो भी एटलीस्ट 32 to 35% है। अगर हम जर्मनी का देखें वो भी अराउंड 42% है। ब्राज़ील का इज़ 48% है। तो जस्ट ब्लेमिंग इंडिया विल नॉट बी अ करेक्ट थिंग, क्योंकि ये एक्चुअली एक सोशल मीडिया पे जब एक ट्रेंड आ जाता है तो हम उसको फॉलो करने लग जाते हैं। लेकिन अगर हम स्टेटिस्टिकली बात करें तो हमें पता चलेगा कि ओवरऑल ट्रेंड्स बढ़ रहे हैं। इट्स नॉट जस्ट इंडिया, ओवरऑल ट्रेंड्स ऑफ सिजेरियन आर इंक्रीजिंग। एंड उसका जो सबसे इम्पॉर्टेंट रीज़न मैं बोलूँगी, एक तो है कि हाई रिस्क प्रेगनेंसीज बढ़ गई हैं। लेट मैरिजेस की वजह से आप अभी साथ में ब्लड प्रेशर के इशू लेके आते हैं, साथ में डायबिटीज़ का इशू लेके आते हैं, साथ में लैक ऑफ एक्टिविटी लेके आते हैं अपनी बॉडी की। लाइफस्टाइल आपका वैसा है कि यू आर नॉट मोर टूवर्ड्स द नॉर्मल डिलीवरी। और एक तो है इन्वेस्टिगेशंस भी बढ़ गई हैं। इन्वेस्टिगेशन से हम पहले कभी तो अल्ट्रासाउंड हुआ करता था और हुआ भी नहीं करता था प्रेग्नेंट पेशेंट का। जैसे अभी हम किसी पेशेंट को मिलते हैं, उनकी जो सास आई है, जब मदर आई, कह रही मैडम साडा तो कभी स्कैन ही नहीं होया। तो लेकिन अभी कम से कम आपकी मिनिमम 4 to 5 स्कैन्स हर प्रेगनेंसी में होते हैं, और उसमें आपका आइडेंटिफिकेशन भी होता है कि इस बच्चे में पानी कम है, इस बच्ची का जो पोजीशन वो डिफरेंट है, इस बच्चे में ब्लड सप्लाई अच्छे से नहीं जा रही है। तो जो आप कह लो कि इन्वेस्टिगेशन का लेवल भी बढ़ गया है, वो भी थोड़ा सा इंक्लिनेशन करता है मोर टुवर्ड्स सिजेरियन। और एक और चीज़ जो बहुत बड़ा रीज़न है इज़ मेडिको लीगल इशूज़ नाउअडेज। इवन डॉक्टर इज़ ऑल्सो स्केयर्ड to get into the process of normal delivery, and this is what the harsh reality is, because medical legal issues are so much nowadays. Even people don't want to get labor pain for 18 to 20 hours. They want a quick answer. Many of the patients that come to us, I will share one story with you. One patient has come to me. She was so motivated, educated patient. She is into yoga, doing exercises. I have advised her to do some prenatal exercises, and she was doing all kind of exercise. She was like, "Madam, this is my first baby. I want to give a normal chance." And I was like, "Okay, beta, absolutely fine. All the parameters I have assessed. Baby size was good. Her pelvis was good. Her height was good, and there was no high risk, you can say." And one fine day we waited for the normal labors, and she went into labor, and she came to our hospital, and within 2 hours she was shouting, "Ma'am, I want a cesarean. I don't want a normal delivery." It was like, you were counseled so much. She was herself so counseled so much, and she was so motivated. Family was so motivated. We actually convinced her. We actually lingered her for next few hours, but she was now the family has started pushing the doctor. "No ma'am, please, we can't see her in so much of pain. Please do the cesarean." And this is also, you can say, one of the pressure on a doctor.
in one of the part that sometime you have to take certain decisions. राइट। सो मैम अल्ट्रासाउंड्स की आपने बात की, क्या ये भी एक मिथ है कि अल्ट्रासाउंड से प्रेगनेंसी का रिस्क रहता है, बेबी की हेल्थ पे कुछ इफेक्ट पड़ता है अल्ट्रासाउंड से? अल्ट्रासाउंड के अंदर सिंपल अल्ट्रासोनिक एक पीजो इलेक्ट्रिक क्रिस्टल होता है, जो मशीन के अंदर जो प्रोब है जो हमारे स्कैन करते हैं उसमें एक क्रिस्टल है जिसका नाम है पीजो इलेक्ट्रिक क्रिस्टल। पीजो इलेक्ट्रिक क्रिस्टल से अल्ट्रासाउंड की वेव्स जनरेट होती हैं। दीज आर वी कैन नॉट सी दोज वेव्स, वो आपके बेबी को जो भी आप स्कैन कराते हैं उसको हिट करती हैं। जितना भी आज का एविडेंस है उसके मुताबिक अल्ट्रासाउंड इज़ टोटली सेफ इन प्रेगनेंसी, और इनफैक्ट वी कैन से इट इज़ you can say a miracle to the pregnancy that we can identify the issues and we can treat them. राइट। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी का बच्चा जो है कमज़ोर है, जहाँ उसका पानी कम है, मान लो हमने 7 मंथ पे किसी का स्कैन किया और बहुत बार ऐसा आता है कि पानी कम आता है, या बच्चे में ब्लड सप्लाई कम जा रही है, या आप कह लीजिए बच्चे का वेट कम आ रहा है 7th मंथ के ऊपर या 6th मंथ के ऊपर, तो आज की जो टेक्नोलॉजी है उसमें हम उसके मल्टीपल स्कैन्स करते हैं, क्योंकि जो हमारा एंड टारगेट है कि हम एक हेल्दी अलाइव बेबी उस पेशेंट को दें, और वो बच्चा प्रीटर्म भी नहीं होना चाहिए, हम उसको टाइम से पहले भी ना निकाल दें। राइट। ये एक बहुत ज़रूरी चीज़ है। जितना टाइम वो बच्चा पेट के अंदर रहेगा उतना ही बेस्ट है उस बच्चे के लिए और उस माँ के लिए भी, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट कॉस्ट के लिए भी। जितना बच्चा वो बाहर मशीन में रहेगा, इंक्यूबेटर में रहेगा, आपकी कॉस्टिंग भी बढ़ेगी और आर्टिफिशियल एनवायरनमेंट में वो रहेगा। तो जो अल्ट्रासाउंड आप कह रहे हैं उसमें हम मल्टीपल टाइम उसका अल्ट्रासाउंड करते हैं उस पेशेंट का। मान लो कभी कभी हम हर 15 दिन बाद बुलाते हैं, जैसे जैसे उसकी प्रेगनेंसी बढ़ती जाएगी हम उसको हर हफ्ते में भी बुलाएंगे, हम उसके बेबी का स्टेटस देखेंगे और फाइनली उसको एक हेल्दी बेबी देंगे। तो जो अल्ट्रासाउंड है इट इज़ अ वेरी सेफ थिंग, वी शुडंट टेक इट इन अ रॉन्ग वे। राइट। सो मैम प्रेगनेंसी के बाद ब्रेस्ट फीडिंग बच्चे के साथ साथ मदर के लिए कितनी इंपॉर्टेंट है? ये आप कह लें कि ये सबसे पहले तो एक बॉन्डिंग कराती है आप मदर की और बेबी की। सेकंड थिंग इज़ कि जो हॉर्मोन्स सिक्रीट होते हैं हमारे, वो एक रिलैक्स भी करते हैं मदर को, एक सेटिस्फैक्शन देते हैं उसको कि आई एम डूइंग गुड टू माई चाइल्ड। राइट। एंड सेकंड थिंग इज़ वो आपके यूट्रस को, देखो आपका यूट्रस नॉर्मल प्रेगनेंसी में क्या हुआ है, नॉर्मल आपका इतना 7 to 8 सेंटीमीटर का साइज़ है, और प्रेगनेंसी में आपने अराउंड एक 3 kg का बेबी उसमें अकोमोडेट किया है, तो उसका जो साइज़ है वो अराउंड 5 times बढ़ के एक बेबी बम्प हो गया है। उस बेबी बम्प को नॉर्मल लाने के लिए आपकी बॉडीज़ में एक सर्टेन हार्मोन्स का साइकिल चलता है, और ब्रेस्ट फीडिंग में के हेल्प से आपके सर्टेन हार्मोन्स आपके यूट्रस को ऊपर एक्ट करेंगे और उसको जल्दी रिकवर करने में हेल्प करेंगे। तो हम ब्रेस्ट फीडिंग से कोई ब्रेस्ट कैंसर का भी कोई रिलेशन है? जिन फीमेल्स ने ब्रेस्ट फीडिंग कराया रहता है, ऐसी स्टडीज़ हैं, उनमें कैंसर के चांसेस जो हैं वो काफ़ी कम देखे गए। ओके। ब्रेस्ट कैंसर के अर्ली सिम्टम्स क्या है? ब्रेस्ट कैंसर में अगर तो आपको कोई गांठ लग रही है अपनी ब्रेस्ट में, जहाँ आपकी ब्रेस्ट में से बार बार डिस्चार्ज आ रहा है, जहाँ आपके जो निप्पल्स हैं नॉर्मली बाहर की तरफ होने चाहिए, अगर आपके निप्पल्स आपने एग्जामिन किया और आपने देखा कि वो अंदर की तरफ मुड़ गए हैं, और अगर आपके निप्पल में से कुछ भी पानी बहुत ज़्यादा आता है, ब्लड आ रहा है, पस आ रही है, तो आपको एग्जामिनेशन कराना ही कराना है। ज़रूरी नहीं कि वो कैंसर हो, लेकिन वो कैंसर बन सकता है। ओके। तो इसको आपको निगलेक्ट नहीं करना है। सो हम ब्रेस्ट पेन को कब सीरियसली लेना चाहिए? देखो, एक तो सिंपल ब्रेस्ट पेन है कि आपको पीरियड्स आए और आपको थोड़ा ब्रेस्ट पेन हो रहा है। पीरियड्स से पहले बहुत सारी फीमेल्स को होता है जी। पीरियड्स के पहले होता है, पीरियड्स के में भी बीच में हो रहा हो या 1-2 दिन तक रहे, तो ये जो पेन है ये बिल्कुल नॉर्मल पेन है। ओके। ठीक है, और जैसे आपके पीरियड्स खत्म हो जाएंगे यू विल बी एब्सोल्युटली फाइन, यू विल हैव नो पेन। लेकिन अगर यही पेन, अगर वो माइल्ड पेन है और आप सह सकते हैं उस पेन को पीरियड्स पेन में भी, तो इसका मतलब ये हार्मोनल चेंजेस की वजह से था, आपका बिल्कुल नॉर्मल था। फिर भी आप एक बार अपने गायनेकोलॉजिस्ट को एग्जामिन करा लें टू मेक श्योर दैट नथिंग इज गोइंग रॉन्ग इनसाइड। आफ्टर दैट देयर इज नो नीड ऑफ फर्दर एग्जामिनेशन। लेकिन अगर आपके सारे टाइम ब्रेस्ट पेन हो रहा है, आप अपनी ब्रा भी प्रॉपर से नहीं पहन पा रही हैं, बहुत सारे पेशेंट हमारे पास आती हैं, मैम मेरा कपड़ा भी टच हो जाता है तो आई एम फीलिंग सो मच ऑफ पेन, व्हाट शुड आई डू फॉर दैट? तो उसमें आपको जो है एग्जामिनेशन ज़रूरी कराना चाहिए, उसमें आई डोंट थिंक यू शुड डिले। सो मैम ब्रेस्ट कैंसर क्या उसका एंड सॉल्यूशन ब्रेस्ट रिमूवल ही है? बिल्कुल भी नहीं। आजकल तो इतनी एडवांसमेंट हो गई है कि अगर आपका ब्रेस्ट कैंसर
अर्ली टाइम पे डिटेक्ट हो जाता है, या फिर जो भी आपका स्टेज डिफाइन हो जाता है डिसीज़ का, स्टेज 1 है कि आपके छोटी गांठ है, स्टेज 2 है आप पे थोड़ी सी बड़ी हो गई है, 3 में आप के जो आसपास का एरिया वो इन्वॉल्व हो गया है, अगर आप टाइमली आइडेंटिफाई होता है तो देयर आर सर्जरीज जिसमें आप जो है ब्रेस्ट को कंजर्व कर सकते हैं। ओके। और आपकी जो ब्रेस्ट की शेप है वो भी ख़राब नहीं होती। मतलब आप ऐसा कह लीजिए कि ऐसी सर्जरीज हैं अभी अवेलेबल, और उसमें ऐसा है कि आपको खुद को भी पता नहीं लगेगा कि मेरी सर्जरी हुई है और मेरा ब्रेस्ट कैंसर का सर्जरी हुआ है। तो ब्रेस्ट रिमूवल जो है वो तो लास्ट आंसर है टू अ ब्रेस्ट कैंसर। ओके। सो द एडवांसमेंट हैज़ कम टू सच अ वे, देयर आर ड्रग्स अवेलेबल जो ड्रग्स दे के उसका साइज, अगर मान लो आपका साइज़ भी बड़ा है तो देर कीमोथेरेपी दे के, जहाँ कुछ सर्टेन ऐसे ड्रग्स हैं उनको दे के उसका साइज़ रिड्यूस करके उतना ही पार्ट निकाल के उसको आप ब्रेस्ट को कंजर्व भी कर सकते हैं। सो मतलब मेडिकल साइंस ने इतनी हर एडवांसमेंट चीज़ का कर ली है, solution दे दिया। क्योंकि देखिए जी आपको इसके लिए सही जगह पे एडवाइस लेना बहुत ज़रूरी है। राइट। यू शुड एक्चुअली गो टू अ स्पेशलिस्ट जिसको जो पर्टिकुलरली इन चीज़ों के लिए बात करें, ब्रेस्ट के बारे में बात करें। नॉर्मली आप ब्रेस्ट कैंसर की कहीं नॉर्मल जाके बात करोगे, जिनको देखो हर डॉक्टर की अपनी अपनी स्पेशलिटी है। राइट। वो जिस स्पेशलिटी के होते हैं उनको उसी चीज़ की ज़्यादा नॉलेज है। ये ऑब्वियसली जो चीज़ आप ज़्यादा पढ़ाई करेंगे, जिस चीज़ को आप ज़्यादा काम करेंगे, आप उसके बारे में ज़्यादा अच्छे से बात कर पाएंगे। बिल्कुल। देखो जो बेसिक नॉलेज है वो सब डॉक्टर्स की सेम रहती है, उसके ऊपर जो आपकी स्पेशलिटी है वो डिफाइन करती है कि आप एक बीमारी को या उस पर्टिकुलर बीमारी को कितने अच्छे से डील करते हो, और आपके पास बेस्ट टू बेस्ट मैनेजमेंट उस पर्टिकुलर बीमारी की क्या है। राइट। तो अगर आपके पास कोई ब्रेस्ट के इश्यूज़ हैं तो आपको स्पेशलिस्ट को जाके दिखाना चाहिए, ताकि वो आपको बेस्ट से बेस्ट मैनेजमेंट दे, रादर देन सजेस्टिंग यू डायरेक्टली कि आप जी पूरी ब्रेस्ट, आपको बहुत पेन हो रहा है आप पूरी ब्रेस्ट रिमूव करवा दीजिए, आपको निपल डिस्चार्ज पिछले 5 साल से नहीं ठीक हो रहा है आप इसको रिमूव करवा दीजिए। आई थिंक दिस शुड नॉट बी द आंसर, रादर देन कि जो डिजीज एरिया है आप उसको टारगेट करें। ये चीज़ जो फॉलो होती है ये हर बीमारी के लिए फॉलो होती है। बिल्कुल। कि आप उस चीज़ के अगर स्पेशलिस्ट को मिलते हैं तो आपको उस एरिया में बेस्ट टू बेस्ट मैनेजमेंट देगा। राइट। सो मैम अब कुछ आंसर्स मैं आपसे जानना चाहूँगा, स्पेशली फीमेल हेल्थ को पॉइंट ऑफ व्यू रखते हुए, क्या कॉफ़ी फर्टिलिटी कम करती है? 2 to 3 cups of coffee is fine, but it has, if you are taking the caffeine, it actually have a caffeine, that is what it is affecting. तो वो एक सर्टेन पैरामीटर्स पे इफेक्ट करती है, क्योंकि देखो अगर आप बहुत ज़्यादा कैफीन ले रहे हैं आप अपनी स्लीप डिस्टर्ब कर रहे हैं, अल्टीमेटली आप अपने हॉर्मोन्स डिस्टर्ब कर रहे हैं, आपका जो सर्काडियल रिदम है बॉडी का वो ख़राब हो रहा है, एंड अल्टीमेटली योर बॉडी इज़ अंडर स्ट्रेस बिकॉज यू आर नॉट रिलैक्सिंग। तो वो कहीं ना कहीं जो है इफेक्ट करता है। सो पॉकेट में मोबाइल फ़ोन रखना, जो रेडिएशंस हैं वो डेफिनेटली इफ़ेक्ट करती हैं। आपके जो जेनाइटल एरिया है हमारा वो एक डेलिकेट एरिया है, और उसमें हमारे जो एग्स और स्पर्म्स हैं वो हमारा जेनेटिक मटेरियल स्टोर करते हैं। वो जेनेटिक मटेरियल हमने आगे ट्रांसफ़र करना है और जिससे हमारा बेबी होगा। ओके। तो उसमें डेफिनेटली ये चीज़ें इफ़ेक्ट करती हैं। टाइट जीन्स भी कुछ इफेक्ट करती है? अगर आप लॉन्ग टाइम तक उसको पहने, अगर आप थोड़े फैशन ट्रेंड के लिए पहन रहे हैं तो इट्स एब्सोल्युटली ओके। माइक्रोवेव फूड? इट्स नॉट मच इफेक्ट ऑन द बॉडी। प्लास्टिक बॉटल्स का एक्सेसिव यूज़? डेफिनेटली प्लास्टिक बॉटल्स में अब तो इतनी ज़्यादा रिसर्च हो गई है, लोगों को अवेयरनेस आ गई कि उसमें जो BPA नाम का प्रोडक्ट है वो आपकी इनफर्टिलिटी कह लो, हेल्थ को कह लो, उनको बहुत इफेक्ट करता है। प्लास्टिक बॉटल्स का ऐसा है कि उनको मल्टीपल टाइम रीयूज़ नहीं करना है। जो सिंगल टाइम रीयूज़ बॉटल्स है, फॉर एग्जांपल हम पानी पीते हैं, बिस्लरी की बॉटल लेते हैं, हम किसी भी कंपनी की बॉटल लेते हैं पानी की, या कोई भी और हमारी प्लास्टिक की बॉटल है उसमें हम पानी पी रहे हैं, तो अगर हम उसको सिंगल टाइम यूज़ कर रहे हैं तो इट्स ओके फाइन। लेकिन जब हम उसको मल्टीपल वेयर एंड टियर कर रहे हैं, दैट इज़ द टाइम दैट वी शुड अवॉइड इट। सो प्रेगनेंसी में गर्म चीज़ें जैसे घी और ये तिल के लड्डू वगैरह जो पूर्व हमारे बुजुर्ग कहा करते थे, वो कितना इफेक्टिव आपको लगता है? It is advisable to take ghee. It is advisable to take ghee ke laddu and all, but in a moderate quantity. It should not be like you are eating katoris of ghee and eating 5-6 laddus in a day. That is definitely not advisable. But with one laddu, with a good glass of milk, with a warm milk, and you can have ghee in your dal or in your chapati, it's definitely good for health. So painful periods normal होते हैं या फिर ध्यान देना चाहिए स्टार्टिंग से? देखो पेनफुल पीरियड्स की डेफिनेशन है। पेनफुल पीरियड्स में कैसा है, इसको हम डिस्मेनोरिया बोलते हैं। इसमें कैसा है कि अगर तो ये पेन इसका पैटर्न है, अगर तो आपको पीरियड स्टार्ट होने पे पेन हो रहा है
और जैसे आपके ख़त्म हुए आपका ख़त्म हो गया, और वो पेन इतना टॉलरेबल था कि आप अपने रूटीन डे टू डे एक्टिविटी कर सकें, तो दैट इंडिकेट्स कि वो आपकी बॉडी का नॉर्मल पेन है। अगर यही पेन इतना पेन है कि आपको काम से छुट्टी लेनी पड़ रही है, आप बेड से ही नहीं उठ पा रही हैं, आपके जो है पीरियड्स में बहुत ज़्यादा इशू आ रहे हैं, इरेगुलरिटी आ रही है, और आपकी जो है डे टू डे वर्क को इफ़ेक्ट कर रहा है, डेफिनेटली यू शुड कंसल्ट द गायनेकोलॉजिस्ट। बिकॉज ऐसे बहुत सारे केसेस में हमने देखा है कि अंडाशय में रसौली होती है, जिसको हम एंडोमेट्रियोसिस बोलते हैं, जो आज के एवरी थर्ड पेशेंट दैट इज़ कमिंग टू मी नाउ डेज इज़ एंडोमेट्रियोसिस। ये जिसको कह ले कि खून पानी की रसौली, आम भाषा में हम पेशेंट को समझाने के लिए बोलते हैं। एंड इसका बहुत ज़्यादा लिंक्ड आप कह लो लाइफस्टाइल चेंजेस से भी है, और जो करंट ट्रेंड्स हमारे चल रहे हैं, मे बी हेल्थ इशू इज़ कॉजिंग इट और मे बी पॉल्यूशन इज कॉजिंग इट, द स्टडीज़ आर गोइंग ऑन टू आइडेंटिफाई इट। लेकिन ये इतना पेन पेशेंट को होता है कि पेशेंट कह रहा है कि मैम मैं तो स्कूल ही नहीं जा पा रही हूँ बच्ची, मैं अपनी जो है स्कूल से छुट्टी ले रही हूँ, मैं अपने ऑफिस से छुट्टी ले रही हूँ। तो ये जो पेन है इज़ डेफिनेटली नॉट नॉर्मल। वी शुड इवेलुएट दिस पेन एंड टेक दिस ट्रीटमेंट। सो मैम, पीरियड स्टार्ट होने की एग्जैक्ट एज क्या होनी चाहिए? क्योंकि आजकल ये काफ़ी कंप्लेंट मुझे लगता है कि पेरेंट्स की है कि बहुत जल्दी बच्चों को पीरियड्स आना शुरू हो जाते हैं, लड़कियों को। तो एग्जैक्ट एज वैसे क्या होनी चाहिए आपके हिसाब से? इट शुड बिटवीन 9 to 12 नाउ डेज। ओके, इट अभी बहुत अर्ली हो गई है आपके लिए एज, एंड द रीज़न वी शुड गिव इज़ because too much exposure of sexual activity and life and knowledge to the children, and that is actually affecting the brain, and it is starting that rhythm of hormones early. Right. Earlier it used to be in in long back era it was 16 17 18 years पे periods आते थे. Now then the trend came, it was on 12 years 13 years. Now it has even come to quite a lower down. ओके, सो मैम, ब्रा पहनकर सोना ये रिस्की हो सकता है? नहीं, उल्टा ये हेल्पफुल है, ये ब्रेस्ट कैंसर को प्रिवेंट करता है, और ये आपको प्रोटेक्ट करता है फ्रॉम। सो मैम, हमने ना लास्ट भी एक पॉडकास्ट किया था गायनेकोलॉजिस्ट के साथ, तो वहाँ पर हमें ना काफ़ी कमेंट्स आए थे फीमेल्स के कि हमारे बच्चेदानी में रसौली है। उसको लेकर बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न लोगों में रहती है कि उसका एग्जैक्ट ट्रीटमेंट है क्या? देखो, जो बच्चेदानी में रसौली है उसका जो ट्रीटमेंट है वो 2-4 चीज़ों के ऊपर डिसाइड होता है। सबसे पहली बात कि आपकी एज कितनी है, आपकी रिक्वायरमेंट क्या है, आपको अभी प्रेगनेंसी प्लान करनी है या आपकी फैमिली कंप्लीट है, आपकी जो रसौली है उसका साइज़ क्या है, उसका लोकेशन क्या है, और आपकी बॉडी में क्या सिम्टम कर रही है। आपको पेन कर रही है, आपको बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग कर रही है, या फिर आपको प्रेगनेंसी होने में दिक्कत आ रही है, या फिर आप वैसे ही अपना अल्ट्रासाउंड कराने गई थी और आपको पता चला कि आपके बच्चेदानी में रसौली है। तो ऐसे बहुत सारे पेशेंट आते हैं और उसके बाद कन्फ्यूजन क्रिएट होता है, क्योंकि मल्टीपल डॉक्टर्स और मल्टीपल जगह पे जब हम जाके सलाह लेते हैं, क्योंकि देखो ये अल्ट्रासाउंड लेके हम एक फार्मासिस्ट के पास भी जाते हैं, ये अल्ट्रासाउंड लेके हम एक रैंडम पहचान वाले के पास भी जाते हैं, हम उस फीमेल से भी जाके पूछते हैं जिसको एक रसौली थी, तो वो हर कोई अपना अपना ट्रीटमेंट बताता है। आजकल ChatGPT के पास भी जाते हैं। हाँ, और ChatGPT के पास भी जाते हैं। तो उसमें कैसा रहता है, जो पेशेंट है जब हमारे पास आता है, एक स्पेशलिस्ट के पास आता है, तो वो एक ऑलरेडी बहुत सारी कन्फ्यूजन लेके आता है। मैडम बच्चेदानी निकाल देंगे, सिर्फ रसौली निकालेंगे, दवाई होगी जिससे घुल जाएगी, या फिर ये इसका इलाज ज़रूरी है कि नहीं है, मैं प्रेग्नेंट हो जाऊंगी। ऐसे ऑलरेडी सवाल और बहुत सारा इलाज भी साथ में लेके आते हैं। राइट। तो उनमें मैं ये सलाह देना चाहूँगी कि आपको जो करेक्ट एडवाइस है वो समझनी है। हाफ नॉलेज इज़ ऑलवेज डेंजरस। इसमें क्या होता है, जो बहुत सारे पेशेंट्स हैं, मान लो कोई 40 इयर्स की पेशेंट है, उसको रसौली है, आप मल्टीपल जगह पे बहुत सारे लोग उनको बच्चेदानी निकाल दो का एडवाइस देते हैं। राइट। जबकि वो रसौली तो वो पेट दर्द किसी और कारण से अल्ट्रासाउंड कराने गई थी, उसमें उसको छोटी सी एक रसौली आ गई जिसमें उसने देखा और उन्हें बोला बच्चेदानी निकाल दो जी, ये तो बड़ी हो जाएगी। इसमें आपको करेक्ट, और देखो कोई भी सर्जरी एंड ऑफ द डे एक सर्जरी ही है। बिल्कुल। और अगर आपकी बॉडी को ज़रूरत है तो ही आप वो सर्जरी करवाएं। अगर आपकी बॉडी को उस सर्जरी की ज़रूरत नहीं है तो आप वो सर्जरी ना कराएं। लेकिन ये डिसीजन के लिए आपको एक करेक्ट डॉक्टर का एडवाइस लेना बहुत ज़रूरी है कि मैडम क्या ये मेडिसिन से ठीक हो जाएगी, क्या इसके लिए सर्जरी की ही ज़रूरत है, क्या रसौली निकालना ज़रूरी है। ये जो सारे आपके सवाल हैं ये आपको डायरेक्ट 1-to-1 डॉक्टर से पूछने हैं, रादर देन दवाई बेचने वाले से, या अपनी किसी दोस्त से,
जहाँ चैट जीपीटी से, क्योंकि हर रसौली का ट्रीटमेंट अलग है, हर रसौली का जो मेडिकेशन है वो अलग है, सब रसौली की सेम दवाई नहीं है। और ये सेम ही चीज़ मैं बोलना चाहूँगी जो अंडाशय में अगर किसी को रसौली है, बहुत सारे पेशेंट आते हैं, आप कह लो 17 साल की लड़की है, उन्होंने किसी और कारण से अल्ट्रासाउंड कराया और उसमें उनको 3 सेंटीमीटर की छोटी सी रसौली आ गई। अभी वो पानी, आप कह लो कि अगर मैं लोकल लैंग्वेज बोलेगी, पानी की रसौली है, खून की रसौली है, या आप कह लो कोई और उसमें गंदगी फंसी है थोड़ी बहुत, उसकी रसौली है, या वैसे ही थोड़ी बहुत सूजन हो गई थी ओवरी में, इन्फेक्शन हो गया था ओवरी में, या ओवरी के आसपास के एरिया में इन्फेक्शन हो गया था। और बहुत बार पेशेंट मेरे पास आता है कि मैडम हमें ना बोला है रसौली निकलवा दो और इसका ऑपरेशन एडवाइस किया है। तो मैं बहुत ही क्लियर कट बोलना चाहूँगी कि हर रसौली का आंसर ऑपरेशन नहीं होता है। बहुत बार तो हम मेडिसिन भी नहीं देते और नेचुरली आपको एडवाइस करते हैं कि आप नेचुरली इसको एक टाइम पीरियड जो भी आपके रिलेटेड रहेगा उसको हम एडवाइस करते हैं कि भाई आप नेचुरली उसमें रहो, आपकी रसौली इतने मंथ बाद आपका स्कैन कराएंगे, अगर वो डिजॉल्व होगी तो ठीक है, नहीं होती तो वो आपको मेडिकेशन एडवाइस होगी। क्योंकि 17 ईयर की लड़की में या 18 साल की लड़की में एक हार्मोनल एडवाइस करना, आई डोंट थिंक इट्स द करेक्ट वे ऑफ मेडिकेशन। राइट। सो अगर आज के इस एपिसोड से किसी भी कपल के डाउट्स या फियर ख़त्म हुआ हो तो हम इस पॉडकास्ट को सक्सेसफुल मानेंगे। तो इसको शेयर जरूर कीजिएगा ताकि किसी की ज़िंदगी बदली जा सके।